हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर सेकेंड, नेशनलिज्म इन इंडिया। और इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड करे हैं। अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ पहले उन वीडियो को वॉच करें ताकि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आज इस वीडियो में हम जिस चीज़ को कवर करने वाले हैं, स्पेशली ये एक तरीके से कंक्लूजन है, फुल डिटेल कंक्लूजन कि हम लोगों ने क्या अभी तक इस पूरे चैप्टर के अंदर देखा और कैसे ये पॉसिबल हो पाया, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। हो सकता है मैं थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी बोलने की भी कोशिश करूँ ताकि ये वीडियो जो है अपने टाइम के अंदर, एक लिमिट के अंदर जो है कंप्लीट हो सके। तो देखो, हम लोगों ने इस चैप्टर की जब शुरुआत करी थी तब हम लोगों को ये पता है कि इंडिया के अंदर जो लोग थे ना, स्पेशली इन लोगों के अंदर एक एंगर, एक गुस्सा था। किसके अगेंस्ट? स्पेशली ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। स्पेशली जो ब्रिटिशर्स थे और एक मूवमेंट स्टार्ट हो रहा था, मूवमेंट चल रहा था जिसको हम बोल सकते हैं एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। मतलब इंडिया के जो लोग थे वो आपस में भले शायद दोस्त हो या नहीं हो, लेकिन उनको ये पता था कि हमारा जो दुश्मन है वो दुश्मन एक है। और वो दुश्मन कौन थे? ब्रिटिशर्स। और उनके अगेंस्ट जो मूवमेंट हो रहे थे, स्पेशली जिसको बोला जाता है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, इन्हीं मूवमेंट्स के कारण जो है इंडिया का अपने यहाँ पे एक बहुत ही जगह यूनिफिकेशन हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने देखा था पोलैंड के अंदर आप लोगों ने देखा था यूनिफिकेशन कैसे हुआ था, जो चैप्टर नंबर 1 में है। अब जिसको कोई ये दोनों चीज़ें भी याद नहीं तो बता देता हूँ कि पोलैंड के अंदर जो यूनिफिकेशन हुआ था स्पेशली पॉलिश लैंग्वेज के कारण, जो रशिया के कैप्चर में था पोलैंड का एरिया, और वहाँ पे उनको ज़बरदस्ती रशियंस बोलने के लिए फोर्स किया जा रहा था, लेकिन उनका एक सेंटिमेंट्स उनकी लैंग्वेज पॉलिश के रिगार्डिंग था, जिसके कारण पोलैंड का यूनिफिकेशन हुआ। इसी तरीके से हम लोगों ने देखा था इटली का यूनिफिकेशन, वो अपने आप में एक यूनिक है। जर्मनी का यूनिफिकेशन, जहाँ पे स्पेशली बिजनेस इकोनॉमी के लिए वहाँ पे यूनिफिकेशन हो रहा है। इसी तरीके से अगर हमारे इंडिया का यूनिफिकेशन की हम बात करें तो हमारे इंडिया का यूनिफिकेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल था वो था इंडिया के यूनिफिकेशन में, जिसका नाम है अगर हम बोले तो जिसका नाम क्या था? एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। इसी के कारण इंडिया का यूनिफिकेशन हुआ है। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो लैंग्वेज के अंदर हमारे यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। हमारे यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती है। आप देखो जरा, गुजरात के अंदर गुजराती, महाराष्ट्र के अंदर मराठी, साउथ में जाओगे तो तमिल में तेलुगु, आंध्र प्रदेश में आपको तमिलनाडु में तमिल बोली जा रही है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जा रही है, अगर मलयालम बोली जा रही है, कन्नड़ बोली जा रही है, मतलब पंजाबी बोली जा रही है, हरियाणवी बोली जा रही है, भोजपुरी बोली जा रही है। मतलब हर जगह हर एरिया में अलग अलग लैंग्वेज हमारे यहाँ पे बोली जाती है। तो लैंग्वेज के बेसिस पे इंडिया का यूनिफिकेशन पॉसिबल नहीं था। हमारे यहाँ जो यूनिफिकेशन हुआ था किस चीज़ से हुआ था? हमारे यहाँ पे इंडिया का स्पेशली यूनिफिकेशन जो है वो अगेंस्ट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जितने भी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट थे इसके कारण पॉसिबल था। और इसकी शुरुआत कैसे होती है? तो इसकी शुरुआत होती है स्पेशली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का हमारे इंडिया पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आज की तारीख में आप देखो जरा, कोरोना का जहाँ से कोरोना स्टार्ट हुआ, जहाँ से बिगनिंग हुई इस कोरोना की, वहाँ पे जितना इम्पैक्ट नहीं उससे ज़्यादा हमारी कंट्री पे इम्पैक्ट है। हमारी कंट्री जो लगभग 3 महीने तक पूरी तरीके से लॉकडाउन थी, पूरी तरीके से बंद थी। इसी के साथ साथ आज 6 महीने हो गए हमारी कंट्री अभी तक में पूरी तरीके से नॉर्मल जो लाइन पटरी पर थी नहीं है, ये ट्रेनें बंद है, बसें बंद है, तो मेट्रोज बंद है। मतलब पूरी तरीके से हमारी कंट्री अभी तक अनलॉक नहीं हुई है। तो जो कोरोना का इम्पैक्ट जितना चाइना में नहीं था उससे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे यहाँ पे पड़ा है। इसी तरीके से जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंडिया के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। किस तरीके से इम्पैक्ट था? स्पेशली इम्पैक्ट था रेवेन्यू इंक्रीज करने का, क्योंकि ब्रिटिशर्स रेवेन्यू इंक्रीज करने की बात कर रहे थे, टैक्स बढ़ाने की बात कर रहे थे, और इसी के कारण लोगों के अंदर एक एंगर था, एक गुस्सा था। किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के खिलाफ, कि ब्रिटिशर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था जो क्रॉप फेलियर्स हो रही थी, फसल खराब हो रही थी, यह जो एपिडेमिक जो डिजीज थी, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, जिसके कारण लोगों की बड़ी तादाद में डेथ हो जाती है। तो ये जो सिचुएशन कहीं ना कहीं क्रिएट कर रही थी लोगों के अंदर, स्पेशली एंगर का, गुस्से की सिचुएशन क्रिएट कर रही थी। और इसी एंगर्स को डायरेक्शन देने का काम कौन करते? तो इसी एंगर को जो डायरेक्शन देने का काम करते, स्पेशली अगर मैं बात करूं तो वो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी इंडिया में सबसे पहले आए थे 1915 के अंदर, और 1915 में जब महात्मा गांधी इंडिया आए तो उन्होंने चंपारण हो गया, या फिर अगर हम बात करें खेड़ा या अहमदाबाद, यहाँ पे मूवमेंट्स करते हैं, सत्याग्रह करते हैं। और इस सत्याग्रह में कर क्या रहे थे? ये स्पेशली सत्याग्रह में एक डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे थे, लोगों को यूनाइटेड करने की कोशिश कर रहे थे। तो महात्मा गांधी ने इस तरीके से थोड़ी सी कमांड जो है वो चेंज करी। इसी के साथ साथ अगर हम कांग्रेस देखें तो कांग्रेस जो है स्टार्टिंग से लेके
तो बहुत बार ऐसा लगा कांग्रेस को कि वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी थी कि किसको सपोर्ट करे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, वो चाहे अनटचेबल का इशू हो, वहाँ पे कांग्रेस बचने की कोशिश कर रही थी, मुस्लिम्स का इशू हो, वहाँ पे शायद कांग्रेस थोड़ा सा बचने की कोशिश कर रही थी। तो ये जो एरियाज था, इन सारे डास एरिया के अंदर भी जो थे महात्मा गांधी ने ही एक नई डायरेक्शन दिखाने की कोशिश करी थी अंडर दी महात्मा गांधी की गाइडेंस के अंदर, जिसके कारण कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस कहीं ना कहीं लोगों को भी सपोर्ट करती, स्पेशली अनटचेबल्स को भी वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करने की कोशिश करते। कौन? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी इसी के कारण लोगों को यूनाइटेड करते जाते हैं। और महात्मा गांधी जी को लोगों को यूनाइटेड करने के लिए ही तो महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट लॉन्च करा था, ताकि जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम साथ में आ सके। महात्मा गांधी जी ने ही तो सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट लॉन्च करा था। और सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट से पहले महात्मा गांधी जी ने एक लेटर लिखा था जिसके अंदर 11 डिमांड्स थी। और ये 11 डिमांड्स को शायद आप लोगों ने मेरा ट्रिक वाला वीडियो देखा होगा, जिसमें मैंने ये सारी की सारी डिमांड्स को 11 डिमांड्स को एक ही ट्रिक से बताया है। और यही ट्रिक, यही जो 11 डिमांड्स थी, इन्हीं 11 डिमांड तो हर एक इंडिविजुअल से रिलेटेड थी। और इसी के कारण एक और नई डायरेक्शन मिलती है और कैसे धीरे धीरे इंडिया का यूनिफिकेशन होता है। और इसी इंडिया के यूनिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो महात्मा गांधी जी ये सारा वर्क कर रहे थे, स्पेशली जो सारी कांग्रेस कर रही थी, ये एक तरीके से यूनाइटेड स्ट्रगल था। ये सभी मिलके क्या कर रहे थे, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे। साथ ही साथ हमारे इंडिया के अंदर कुछ कल्चर प्रैक्टिसेस, कुछ कल्चर और कुछ ट्रेडिशंस का भी कलेक्शन किया जा रहा था, जिसके कारण इंडिया का यूनिफिकेशन हो पाता है। जैसे चाहे वो इंडिया के अंदर हम बात करें, सिंबल्स यूज किए जा रहे थे, जैसे फ्लैग हो गए या भारत माता हो गई, या फिर वो फोक टेल्स हो गए जो स्टोरीज का कलेक्शन किया जा रहा है, या फिर इंडिया के अंदर जो हिस्ट्री थी उसका री इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है कि कैसे हमारी जो रियल हिस्ट्री, जो हमारी पास्ट के अंदर हिस्ट्री थी, उस हिस्ट्री को वापस से री इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है। तो इस तरीके से इंडिया के अंदर यूनिफिकेशन जो है वो होते जाता है। और इस पूरे यूनिफिकेशन में बहुत बार मूवमेंट ऐसा होता है कि हम लोग आपस में ही लड़ लेते हैं, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ जाते हैं। बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को अप्स एंड डाउन देखने को मिलते हैं। बहुत बार मूवमेंट स्टार्ट होते हैं और वापस स्टार्ट होकर वो एंड भी हो जाते हैं, जैसे वो चाहे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, वो स्टार्ट हुआ लेकिन चोरा चोरी के कारण बंद हो जाता है। सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट हो, वो भी जो है बंद हो जाता है। तो इस तरीके से मूवमेंट स्टार्ट भी होते हैं, बंद भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एट द एंड रिजल्ट ये रहता है कि इन सारी प्रोसेस के कारण, इन लगभग शायद 50 सालों के कारण, जो इंडिया है एक यूनाइटेड नेशंस के फॉर्म में एकजुट होकर एक साथ आके एक बड़े देश में कन्वर्ट होता है। अगर आप देखिए जरा हमारे इंडिया में एट प्रेजेंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले आपको बहुत सारे स्टेट मिल जाएंगे, बट फिर भी ये सारे स्टेट एक साथ टुगेदर एक ही अम्ब्रेला के अंदर है, और उस अम्ब्रेला को हम बोल सकते हैं एज इंडिया। और इस तरीके से हमारे इंडिया के अंदर जो है यूनिफिकेशन हुआ है। इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को मैंने हर एक टॉपिक के साथ इंक्लूड करा है। आप जो भी टॉपिक देखें उस टॉपिक के एंड में उसको आप देख सकते हैं। और ये हमारा एक्चुअली एंड वीडियो है, इसलिए इसके अंदर में टोटल इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको मैं यहाँ भी इंक्लूड कर देता हूँ। आप उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।